हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। चलिए जल्दी से पहले तो अपनी पहली हिंदी की कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर को लेकर, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो बनता है वही आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गुड इवनिंग, पहले तो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ क्लास से, फिर क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। अच्छा, जितने भी बच्चे इस कक्षा को ऐप पर देख रहे हैं, मैं उनसे फिर से कह देती हूँ बच्चा, ये कक्षा, पहली कक्षा जो भी हमारी होती है वो वाईटी पर होती है, इसलिए आपको पोल जो मिलेगा वो वाईटी पर ही मिलेगा, इसलिए आप वाईटी पर ही पहली कक्षा देखिएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मैम उस पर पोल नहीं चल रहा है, तो पोल आपको वाईटी पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नमस्कार नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। हाँ, देखो अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ऐप पर क्लास, ऐप पर क्लास, ऐप पर क्लास। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो पहली कक्षा होती है वो यूट्यूब पर होती है और इसके बाद से जो कक्षा होंगी वो ऐप पर होंगी, इसलिए आप पहली कक्षा वाईटी पर ही करिए। ठीक है, इसके बाद आपको अपने ऐप पर दिखने लग जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सभी लोग बढ़िया हैं, 9th क्लास में आ गए हो, अच्छे से तैयारी अब करनी है। थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा कि मैम थोड़े बड़े हो गए हैं अब तो, है ना, और हमारा जो लेवल है अब हमें इस तरह से हमें तैयार कीजिए कि हम बोर्ड की परीक्षा के लिए थोड़ा सा ना पहले से प्रिपेयर हो सके, क्योंकि 9वीं कक्षा ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं नींव रखती है, और इसीलिए शायद हमारे बैच का नाम भी होता है नींव। ये नींव रखती है आपके 10वीं की कक्षा यानी उड़ान भरने के लिए, है ना, तो इसीलिए 10वीं का नाम उड़ान है और नींव 9वीं कक्षा का नाम है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि इस पूरे सेशन में आप न केवल 9th की पढ़ाई करेंगे, इसमें आपको अब बेसिक क्लियर होगा। जैसे आज मैं हिंदी की भी बात करूं, आज जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर सिर्फ आपको 9th क्लास में ही हेल्प नहीं करेगा, 10th क्लास में भी डेफिनेटली इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ताकि आपके लिए 10th में आपको ऐसा ना हो फिर आप भूल जाओ, है ना, आपको ये सब लग रहा है कि 9th तक है, 10th में तो नया आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 10th में 2 और बढ़ जाएगी, मतलब उस पर आप थोड़े और बड़े होगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है जो कि है हमारा कौन सा, अगर हम बात करें तो ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, मैं यहां मेंशन कर देती हूं, लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब आपके सिलेबस में आप देखेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आता है ना, तो ये दोनों ही आने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की कक्षा में सबसे पहले तो हम इसका जो हमारा विकास रहा है, क्रम कैसे आया, काल क्रम क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके क्रम पर भी बात करेंगे कि उस युग की पत्रिकाएं कौन सी रही हैं, उस युग के रचनाकार कौन से रहे, उनकी रचनाएं कौन सी रही हैं। इसके बाद हम उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे बहुविकल्पीय। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं कि आपकी कोई भी बुक हो, चाहे राजीव पब्लिकेशन की हो, चाहे आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, आप अपनी बुक को जब भी खोलेंगे तो स्टार्टिंग के 2 से 3 पेजेस का आपको ये चैप्टर मिलता है। और ऐसे में जब आप उस चैप्टर को देखते हो तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हो कि इतना सारा कंटेंट हमें याद करना है, पढ़ना है, कैसे करेंगे। तो बेटा जी, आपका ये सारा सॉल्यूशन इस क्लास नोट में है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा दूंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। आप इसी नोट्स के द्वारा ही
अपनी पढ़ाई इसी तरह से कर सकते हैं। एक दिन में आप सोचे सारी रचनाएं याद कर लेंगे आप, नहीं हो सकता। या आप सोचेंगे कि एक दिन मैं बैठूंगा और सारा चैप्टर याद कर लूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिस तरह से मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उसको फॉलो करके आराम से याद कर सकते हैं। और जितना कंटेंट इसके अंदर दिया है केवल उतना पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगी। मतलब लगभग 200 या 150 क्वेश्चन का आपको मतलब ये ज्यादा मैं बोल रही हूँ, इससे कम भी हो सकते हैं। जितना जरूरी होगा प्रीवियस ईयर मिला के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप वही सिर्फ एमसीक्यूज कर लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी पहले चैप्टर पढ़िएगा, फिर वो आपको कुछ दिनों के बाद वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा ये जो चैप्टर है मैं ये भी बता दूं, ये यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड के अंदर जो हमारा मतलब चैप्टर्स चलते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उनकी कक्षा ऐप पर होगी। ये सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि सबका सिलेबस अलग है, एक को कॉमन लेकर कराना कठिन हो जाता है। सीबीएसई वाले बच्चे कल की क्लास देख सकते हैं, मैंने अर्थ के आधार पर चैप्टर कराया, आप उसको पढ़ सकते हैं, वाईटी पर है वो। ठीक है, और वही लगभग चैप्टर हम ऐप में भी पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। चलो अब बात करते हैं कि गद्य का मतलब क्या होता है। मैम गद्य को हम समझेंगे कैसे, गद्य का अर्थ क्या होता है, गद्य को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहली चीज आती है कि मैडम जो ये भाषा बोल रही हैं, ठीक है, आप अपने दोस्त से बोलते हो ना कि और भाई क्या हाल चाल है, चल बता, है ना। या फिर आप बोलते हो अपने बड़ों से, जैसे बोलते हो नमस्कार, आप कैसे हैं। तो जब भी, या फिर आप कभी किसी भाषण में खड़े होते हैं, आपसे कहा जाता है कि चलिए बताइए अभी जो समाचार चल रहा है कश्मीर का, इस पर आपकी क्या राय है। तो आपकी जब राय पूछी जाएगी तो आप ऐसे कहेंगे ना कि मेरी राय से तो ये मानवता पर बहुत बड़ा एक तरह से प्रहार किया गया है। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आपसे जब आपका कोई ओपिनियन लेता है, आपसे जब कोई बात भी करता है, तो इन सब चीजों में आपके मानसिक, ये जो मन है, इस पटल पर जो भी विचार आते हैं उसको आप प्रकट करते हो। ये प्रकट करने की भाषा को ही हम गद्य कहते हैं। सीधी सीधी बात बोले, आम बोलचाल की भाषा को ही गद्य की भाषा कहा जाता है। ठीक है, गद्य का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा, क्या होती है इसकी परिभाषा कि आम बोलचाल, अगर हम कहें कि गद्य की परिभाषा क्या होगी, तो गद्य का अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आएगा कि मैम जब एकदम शुरुआत से चले जाए, हम पुराने समय में चले जाए, क्योंकि जब भी भाषा की बात होती है तो इतिहास को भी थोड़ा सा टटोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर देखें, आपने कभी सोचा है कि आदि मानव जो था वो कैसे बात करता होगा, या आदिकालीन मानव के बाद जब सभ्यता का विकास हुआ, स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता आई थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, या मोहनजोदारो सभ्यता भी कहा जाता है। तो जब आप इस सभ्यता की बात करते हैं तो आपने कभी सोचा होगा कि उस सभ्यता के लोग आपस में कैसे बात करते होंगे, या उसके बाद वैदिक एज आया, वैदिक काल आया, उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ होगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो उसका इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब हम पुराने समय में जाते हैं, आदिकालीन समय में, तो आदिकालीन समय में कभी कोई भाषा थी ही नहीं, क्योंकि आदिकालीन मानव विकसित ही नहीं हुआ था। वो क्या कर रहा था, अपना विकास कर रहा था। तो केवल वह क्या कर सके, शिकार कर सके, इसके लिए उसकी भाषा जो होती थी वो ध्वनियात्मक होती थी, यानी साउंड क्रिएट करके बातें करता था। आपने बचपन में एक वो देखा होगा, सीरियल देखा होगा, तो जंगल बुक करके, जिसमें एक मोगली कैरेक्टर होता था और वो कैसे आवाजें निकालता था, आ, इस तरह से बोलता था आपस में। अब हमने उसके बोलने वाली पिक्चर्स भी देख ली, बट ऐसा था नहीं। आदि काल आपने सुनो ना, जिंगा लाला हु करते रहते हैं, तो ये तो हमने देखा है, ऐसा होता नहीं है। उस समय साउंड क्रिएट करके बातें करते थे। ठीक है, आप कभी
जैसे टेंगो चार्ली मूवी है, या कोई पुरानी एक एनसीसी की मूवी है, आप कभी जंगलों के अंदर जो हमारी सेना रहती है उनकी भाषा, उनको डिकोडिंग कोडिंग कहा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, तो वो साउंड क्रिएट करके बात करते हैं, ठीक है। उसका कारण भी यही होता है बेटा। शुभम, एक ही चीज को इतना लिखने से क्या मतलब, आप लोग इतनी स्पैमिंग क्यों कर रहे हो बच्चा? ऐसे जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा, उसका कमेंट भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। थोड़े से बड़े हो गए हो, अब छोटे बच्चे थोड़े ही नहीं रहे हो, मेला मेला नाम ये, मेला मेला नाम ये नहीं करना है ना, बड़े हो चुके हो, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, अच्छे से जो कमेंट है उसको उस फॉर्म में रखो जिसमें आपका कोई मतलब कुछ डाउट हो, ठीक है। चलो अभी सुनो ध्यान से। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, ध्यान से सुनते चलो, जो समझा रही हूँ अभी, जो सुन बताऊंगी वो समझोगे, नहीं फिर कहोगे मैडम हमको चैप्टर नहीं समझ में आया, ये बकवास चैप्टर है, ये तो बहुत बकवास चैप्टर है। तो हिंदी है बेटा, थोड़ा सा इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो आदिकालीन जो मानव होता था वो साउंड क्रिएट करके बातें करता था, इसका मतलब उस समय कोई भाषा नहीं थी। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, तो उस सभ्यता की भाषा आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, वो दाई से बाएं ओर लिखते थे, तो वो उनको भूल जाओ। इसके बाद आता है हमारा वैदिक एज, ठीक है, वैदिक काल आता है, और वहां से जो भाषा निकल कर आती है वो भाषा आती है संस्कृत भाषा, है ना, आपने सुना होगा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और वहां से भाषा का विकास होना शुरू होता है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से हम हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ऐसे तो और भी भाषाएं संसार में रही होंगी, और अगर हम बात करें तो ऐसे साउथ की भी जो भाषा है उनका भी एक अलग विकास रहा है, लेकिन हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत से माना जाता है ना। लेकिन प्रॉपर ये आदि जननी होगी, स्टार्टिंग से हम कहें कि जो हिंदी है एकदम संस्कृत से निकल कर आ गई, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। पहले संस्कृत आई, और संस्कृत भी दो भागों में बटी थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली आया जिसको महात्मा बुद्ध लेकर आए, फिर प्राकृत आया, इसको महावीर जैन लेकर आए। ये पूरा बहुत बड़ा इतिहास है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको सब बता रही हूं मैं। तो ये सारी कहानियां पीछे पीछे हो रही थी, और फिर अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश से हिंदी निकली थी। तो इस कहानी को थोड़ा साइड रखते हैं। तो भाषा की अगर हम बात करें कि गद्य से पहले की भाषा क्या रही होगी, है ना, गद्य से पहले की भाषा, तो गद्य से पहले की जो भाषा थी वो पद्य भाषा थी, क्योंकि हमें इसे पढ़ना है। आप जब पद्य साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो पद्य साहित्य जो हमारा था वो सबसे पहले आया था, यानी पहले के लोग जो होते थे वो गायन विधि के द्वारा वार्तालाप करते थे, ठीक है। ज्यादातर बातें जो होती थी वो गायन विधि, यानी आप देखो उसके अंदर सुर होता था, ताल होता था, पद्य के माध्यम से बात करते थे। आप जैसे कबीर जी को उठाकर देखो, जैसे मुझे कहना है कि प्रेम की भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है, अब मैंने इसको सीधी सपाट भाषा में कहा, लेकिन अगर कबीर जी को कहना हो तो वो ऐसे कहेंगे ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो उन्होंने इसको पद्य के माध्यम से बताया, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज लय, ताल, तुक को देखकर भाषा का निर्माण करते हैं, तो वो हमारी पद्य भाषा कहलाएगी, ठीक है, पद्य साहित्य कहलाता है एक तरह से। तो सबसे पहले हमारा पद्य साहित्य था, लेकिन इसके बाद हमारा आया गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य की शुरुआत हो जाती है हमारे भारतेंदु जी से। अब आप कहेंगे क्या मैम भारतेंदु युग से पहले क्या गद्य भाषा नहीं रही थी? तो उसके अवशेष मिलते हैं, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा कि गद्य की परिभाषा क्या होती है, तो आपको ये बताना होगा कि गद्य का अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? तो ये थोड़ा सा ना मैं आपको बैकग्राउंड की कुछ, जैसे है ना फ्लैशबैक में जाते हैं और कहानियों को सुनते हैं, बस वो सुनकर आए हो। अब यहां से हमारी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? गद्य ताल, छंद, लय, तुकबंदी से मुक्त होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूं, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय का नाग,
है ना, या कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। आप देखेंगे इसके अंदर लय आ रहा है। या श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लय, ताल, तुकबंदी आ रही है। इन सब में पद विधा का प्रयोग किया गया है। विधा मतलब तरीका, ठीक है। अब यहां पर जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में इन सब से मुक्ति मिल जाती है। ना तो उसमें ताल रहते हैं, ना उसमें छंद रहता है, ना उसमें लय रहता है, ना उसमें तुकबंदी होती है। केवल उसमें हम अपने विचार प्रकट कर देते हैं, ठीक है। गद्य में सामान्यतः उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हम जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को हम गद्य की भाषा कहते हैं। क्लियर है बेटा जी, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है यह आपका, इसे आपको जरूर 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 याद करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके 1 से 2 प्रश्न निकलेंगे। क्या है भाई कि आपका गद्य साहित्य का काल विभाजन, कि किस किस काल में कौन कौन सा, मतलब उसको नामकरण दिया गया होगा ना कि कौन कौन से काल में किस समय में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे बात करी जाए कि भारतेंदु, मैंने अभी आपसे कहा कि गद्य की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, लेकिन क्या ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि आज एकाएक मतलब भारतेंदु जी ने कहा नहीं आज से ही हम गद्य की शुरुआत कर देंगे, अरे एकदम से थोड़े ना लेकर आ जाएंगे। कुछ ना कुछ पहले से थोड़ा सा शुरुआत हुई होगी, लेकिन उस पर उतना जोर नहीं दिया गया होगा, है ना। तो उसी को रखा गया पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व मतलब पहले, यानी भारतेंदु युग से पहले के काल को पूर्व भारतेंदु युग कहा गया था, ठीक है। इस पर विद्वानों के अलग अलग मत थे। कोई कहता है कि 10वीं शताब्दी से शुरुआत हुई है, कोई कहता है 13वीं शताब्दी से शुरुआत हुई है। बहुलता के अनुसार, बहुत विद्वानों के अनुसार 13वीं शताब्दी मानी गई है, ठीक है। और कहा जाता है कि गद्य की जो शुरुआत है वो राजस्थानी ब्रज भाषा से देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। राजस्थानी ब्रज भाषा से शुरुआत देखने को मिलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक का जो काल रहा है वो पूर्व भारतेंदु युग रहा है, यानी भारतेंदु जी से पहला काल रहा है। और इसी में कहा गया था कि भाई राजस्थानी ब्रज भाषा से गद्य का प्रादुर्भाव माना जाता है। शुद्धता से, अगर हम शुद्ध तरीके से बात करें कि जहां से गद्य की को आगे तक लेकर गए और आगे उस काल से फिर गद्य की एक नई शुरुआत हुई, तो वो था भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु जी नाटक विधा बहुत ज्यादा, मतलब नाटक बहुत लिखा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ नाटक लिखते थे, उनके भाई कविताएं भी रही हैं, उपन्यास भी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें भारतेंदु जी की तो उन्होंने नाटक सबसे ज्यादा लिखे और गद्य की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। अच्छा, गद्य में कितनी विधाएं हो सकती हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा। अब आप कहेंगे मैम विधाएं क्या होती हैं? विधाएं, आप में से कोई मुझे बताएगा गद्य की विधाएं क्या क्या हो सकती हैं? एनीवन, कोई बता सकता है? नहीं बेटा अमित बच्चा, ये बिहार के लिए नहीं है, बिहार में ये आपका सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। कोई अगर व्याकरण होता तो आप देख सकते थे, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चा। बताओ, किसी भी बच्चे को पता है गद्य की विधाएं क्या होती हैं? पता है? चलो मैं बताती हूँ आपको। आप अखबार पढ़ते हो? हाँ, कहानी पढ़ते हो? कहानी पढ़ते हो ना? उपन्यास कभी सुना होगा, पढ़ा तो वैसे होगा नहीं आप लोगों ने कभी उठाकर। छोटे उपन्यास भी हैं, ठीक है, उनको उठाकर पढ़ सकते हो। जैसे अगर हम बात करें आपका बंटी बहुत छोटा उपन्यास है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो सूरज का 7वां घोड़ा छोटा उपन्यास है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उपन्यास हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें अखबार, सीधी सी बात करी जाए, जो आप अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, रिपोर्टाज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो संस्मरण,
डायरी, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है, और भी प्रकार, यात्रा वृतांत, ये सारी विधाएं होती हैं। ठीक है, अब आप इसमें से पूछेंगे कि मैम रिपोर्ट टार्च क्या होता है? किसी भी रिपोर्ट को तैयार करा जाता है, ब्यौरा दिया जाता है, रिपोर्ट टार्च कह सकते हैं। संस्मरण किसी की याद में लिखा जाता है। डायरी, जैसे आपको अपनी एक पर डे रोजमर्रा की जिंदगी लिखना पसंद हो, उसे डायरी कहते हैं। रेखा चित्र, किसी के बारे में छोटा सा उसका अंश, उसके बारे में बताना, रेखा चित्र में आ जाता है। जीवनी, किसी की जीवनी या खुद की जीवनी भी बताना। आत्मकथा, अपनी कथा को आत्मकथा कहते हैं। यात्रा वृतांत, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका ब्यौरा देते हैं तो उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। तो ये सारी चीजें गद्य की विधाएं होती हैं। आप अखबार उठा के पढ़ते हैं, वो भी गद्य की विधा है एक तरह से। ठीक है, कहानी पढ़ते हैं, वो भी गद्य की विधा होती है। तो इसके बाद भारतेंदु जी ने गद्य की शुरुआत करी थी, और इसका जो समय काल माना गया है वो 1868 से लेकर 1900 तक का माना गया है। ठीक है बेटा, कब से कब तक का है? 1868 से लेकर 1900 तक का काल जो हमारा है वो भारतेंदु युग का है। इसके बाद अगर हम बात करें, द्विवेदी युग आता है, और ये 1900 से लेकर 1922 का काल जो है वो द्विवेदी युग का माना जाता है। इसके बाद हमारा 1922 से लेकर 1938 तक का जो काल है उसे शुक्ल काल या छायावादी युग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सन 1938 से लेकर 1947 तक का काल छायावादोत्तर काल या फिर इसे शुक्लोत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हमारा स्वतंत्रता युग आया, जो 1947 से लेकर कब तक का है? अब तक का माना जाता है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो आ रहे हैं, हमें ये दो सिर्फ पढ़ने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आ रहा है, आप यही पढ़ेंगे। 10th क्लास में आपका छायावाद, शुक्लोत्तर युग, इसके बाद स्वतंत्रता युग, ये तीनों आता है। वैसे दो पूछे जाते हैं पर स्वतंत्रता युग से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें अभी सिर्फ इन दोनों को पढ़ना है। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा? ठीक है बेटा, यहां तक सभी को क्लियर होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। एमपी वाले बच्चे कल की क्लास देख सकते हैं बेटा, कल वाली जो मैंने क्लास कराई थी अर्थ के आधार पर, वो आपके लिए थी। ठीक है, अब पहला सवाल आपके लिए ये रहा, भारतेंदु युग की काल अवधि क्या है? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं। अब भी मैंने पढ़ाया है, बताओ। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज, बहुत सारी क्लासेस मैंने नीव की कराई हैं। ठीक है, नीव यूपी की भी, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, यूपी का बच्चा हो, मैंने रस का चैप्टर कराया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे का, चाहे वो एमपी का बच्चा हो, झारखंड का बच्चा हो, उत्तराखंड का बच्चा हो, या सेंट्रल लेवल का बच्चा हो, जिसकी स्कूल में सीबीएसई फॉलो करी जाती है, उसके लिए कल की क्लास थी अर्थ के आधार पर। और आज की जो कक्षा है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आता है। ठीक है, अब जिसके भी सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है वो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है, दो अलग बैचेस हैं हमारे, एक नीव हिंदी है और एक नीव यूपी बोर्ड है। आज यूपी बोर्ड की कक्षा है, नीव हिंदी में हम सीबीएसई को फॉलो करते हैं, और सीबीएसई हमारी झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ या जहां जहां पर भी हम बात करते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर में भी कई बार आते हैं, और सीबीएसई इवन यूपी में भी फॉलो होती है, तो हम उसको अलग पढ़ाते हैं, सिलेबस टोटली अलग होता है। ठीक है बेटा जी, एंड बिहार का सिलेबस ऑलमोस्ट अलग है, उसके लिए बिहार की अलग क्लास है आपकी। ओके, चल, तो अभी हमने पढ़ा 1968 से लेकर 1900 तक का काल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जिसमें प्रियांशु, शिवा, अक्षता, सत्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का समय क्या है? चलो बताओ। 1900 से लेकर 1922, 1910 से लेकर 1932, 1920 से लेकर 1942, 1930 से लेकर 1952। बेटा पोल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, नेटवर्क वाले जोन में जाओ, पोल भी आ जाएंगे। चलिए बताइए। हाँ, ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की।
अर्जुन, ऐप पर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। द्विवेदी युग का समय क्या है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने पढ़ा 1900 से लेकर 1922 तक का जो समय है वो द्विवेदी युग का माना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 65% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अनूप, नो कंपटीशन, सूरज, अभिषेक, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर भारतेंदु युग के बारे में। सबसे पहले जो जो सवाल बन सकते हैं एक एक नंबर के जो एमसीक्यूज बनेंगे, मैंने वही सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप पॉइंट्स में याद करेंगे, ठीक है। अब कैसे, सबसे पहले देखो क्या आता है कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ऑप्शन में वो दे देगा भारतेंदु, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बाणभट्ट, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा रामचंद्र शुक्ल, या चौथा दे दिया जाएगा बिहारी, एक एग्जाम्पल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु जी के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय काल क्या है, ठीक है। तो मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जन्म तिथि बताई हुई है, डेट वो नहीं है। को हिंदी को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत का मतलब क्या है, नई जागरण लाना, नई एक लोगों के अंदर बोलते हैं ना, नई शुरुआत करी थी, लोगों को जगाने का काम करा था अपनी रचनाओं से। जैसे भारत दूरदर्शा, उनके जितने भी नाटक रहे हैं, चाहे वो गद्य की कोई भी रचना रही हो, उन्होंने भारतवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जगाने का प्रयास करा और हिंदी में एक नई चीज का प्रयोग करा, मतलब एक नया चीज लेकर आए थे, वो था गद्य विधा। अभी तक सब गाकर अपनी बातों को रखते थे, पद्य विधा थी और हर किसी के बस की। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप चलो मुझे जो कश्मीर घटना घटी है उस पर एक कविता सुनाओ, आप तुरंत बना सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं? कर पाएंगे? आप नहीं कर सकते हैं। आपको वो कला आती होगी तभी कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कश्मीर मामले पर अपनी राय रखें तो आप कुछ ना कुछ तो अपनी राय रख लोगे, है ना। तो गद्य ज्यादा आसान हुआ पद के कंपैरिजन में। तो गद्य को लाने का मोटिव ही यही था ताकि इसमें हर कोई अपनी जो विचार है वो अच्छे से प्रकट कर पाए, ठीक है। तो एक नई शुरुआत करी थी भारतेंदु जी ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत, ठीक है, आगे ले जाने वाले दूत माने जाते हैं। और क्या, खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है। इससे देखो 2-3 सवाल बनते हैं कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है, या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। 3 सवाल यहां पर बन गए हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखेगा। आपसे पूछेगा नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, हरिश्चंद्र जी को। खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं, हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहते हैं, हरिश्चंद्र जी को, ठीक है बेटा। उन्होंने हिंदी में नाटक, निबंध, कविता, पत्रकारिता, भाषा सुधार आदि क्षेत्रों में काम किया है। उनकी प्रेरणा से अनेक लेखक हिंदी में, उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित करा और बहुत सारे लेखक उनकी तरह रचनाएं लिखने लगे थे। इस कारण से हिंदी साहित्य को उस दौर के उनके नाम पर, इस वजह से उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, इस वजह से उस पूरे दौर को उनके नाम पर रख दिया गया था भारतेंदु युग, ठीक है बेटा। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। 2-3 सवाल कि भारतेंदु जो युग है इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो हरिश्चंद्र जी को। खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं, तो हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और तीसरा, अगर आपसे बोला जाए कि आधुनिक साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक थे, देखो ये क्वेश्चन यहां पर मैंने रख भी दिया है। हम्म चलिए जल्दी से बताओ। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आराम से कर लोगे अगर आपने चैप्टर पढ़कर गए हो तो। बहुत आसान चैप्टर है बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड।
चलिए, तो देखा जाए तो खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो मैडम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 97.14% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सुमन, फैक्ट्रॉनिक्स, अंकुर, आर्टिस्ट, सत्यम, खुशी, बाकी और सारे बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है, यानी इस युग के अंदर कैसी रचनाएं लिखी जाती थी, उस युग की विशेषताएं क्या क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या क्या था। ठीक है, तो पहला राष्ट्रभक्ति, क्योंकि उस समय भारत आजाद नहीं था, भारत को आजाद कराना था, तो सबके अंदर राष्ट्रभक्ति जगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। लोगों को एकजुट करना, लोगों को एक करना, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति जागृत करना, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना। अब ये सारी चीजें तो पद्य भाषा में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए तो गद्य की शुरुआत करी गई। तो राष्ट्रभक्ति का उदय इस समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अंग्रेजी शासन के विरोध में रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, समाज सुधार, यानी समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह हो, है ना, या सती प्रथा हो, लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। ठीक है, जाति विभेदीकरण था, यानी जातियों में भेदभाव किया जाता था। इन सब को सुधारने के लिए ऐसी रचनाएं लिखी जाने लगी थी। ठीक है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, यानी इसके अंदर धर्म के ऊपर जो एक होता है ना लड़ाई, जिसको लेकर आज भी लोग लड़ रहे हैं, सोचो तब से लोग लड़ रहे हैं, इसको आज भी कहा जाता है कि मतलब दुनिया देश, बाकी दुनिया देश आगे बढ़ रही है और हम आज भी इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, है कि नहीं, जो कि गलत है। आगे बढ़ना चाहिए। हर एक धर्म अपना वर्चस्व और अपना अस्तित्व एक समान रखता है। ठीक है, हर एक धर्म में अपनी एक खासियत होती है और उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, इसलिए सबका आदर, सबका सम्मान हो, यही हमारा संविधान कहता है और हमें इसके अनुसार मानना भी चाहिए। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों में सद्भावना की भावना जागने की बात को उजागर करा गया। ठीक है, कि सब लोग एक समान हैं, सब धर्मों को एक तरह से आदर भाव दिया जाए। नव जागरण लाया गया। शिक्षा या आधुनिकता की ओर झुकाव, यानी अब नया मतलब विज्ञान के प्रति झुकाव लेके आए। शिक्षा, सबको पढ़ना जरूरी है ना, आधुनिकता, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी है, इन सब पर जोर दिया गया। पत्रकारिता का विकास हुआ। ठीक है, इस पत्रकारिता मतलब होता है बेटा कि उस समय जैसे अखबार निकलते हैं ना, तो पत्र जैसे मैगजीन्स निकलती हैं, तो पत्रकारिता का भी विकास होने लगा। पत्रकारिता के माध्यम से बहुत लोग अपने विचार प्रकट करने लगे थे। भाषा शैली, जो भाषा थी वो अब खड़ी बोली होने लगी थी। ठीक है, खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग सरल भाषा में किया जाने लगा था। देखो बहुत सिंपल, मतलब एकदम बोलते हैं ना बच्चों वाली लैंग्वेज मैंने यहाँ पर रखी है, ताकि आराम से आप याद कर सको और पॉइंट्स बनाकर लिखे। आप इससे सिंपल बेटा आप कुछ भी नहीं करा जा सकता, इतना तो आप याद कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करते चलोगे कि यस मैम ये पॉइंट्स बहुत इजी है और अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, अब ये कैसे याद होंगी मैडम, यही तो सबसे बड़ी समस्या, विडंबना, दिक्कत है मैडम। रचनाएं कैसे याद करें, रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएं कैसे याद करी जाए। देखो बेटा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप अपने कमरे में जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां आपको एकांत दिखता है, मोटे वाले चार्ट पेपर ले आइए। ठीक है, मोटे वाले कम से कम 4 से 5 चार्ट पेपर ले आइए और मम्मी से थोड़ा सा परमिशन लेकर, पापा से परमिशन, हालांकि मम्मी पापा कभी जिंदगी में नहीं रोकेंगे आपको इस चीज के लिए, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। आप उस दीवार पर चारों तरफ वो टेप, मतलब टेप लगाकर उस दीवार पर वो चार्ट पेपर लगा लीजिए। ठीक है, ताकि आपके घर की दीवार खराब ना हो। ये एक अच्छा टिप दे रही हूँ, बच्चा जिसके पास बोर्ड नहीं होता वो इस तरीके से भी कर सकता है, आपकी दीवारें भी नहीं खराब होंगी। एंड वो उसको एक कोने में करिएगा ताकि घर का एक माहौल भी सही बना रहे। हालांकि पढ़ने वाली चीजें कोई खराब नहीं है। अब जब भी रोज सुबह उठिए आप, रोज सुबह या सोने से पहले, ये जितना लिखा है, जैसे एक इतना लिखा है ना, एक स्लाइड है, सिर्फ एक ही स्लाइड, और कितना 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। इसको इसी तरीके से नोट पैड मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रंग बिरंगे कलर के नोट पैड मिलते हैं। स्केच पेन या पेन उठा लीजिए और व्हाइट कलर के नोट पैड ले आइए। उस पर एक नोट पैड रोज एक रात को बनाकर सोइए, या सुबह स्कूल जाने से पहले जल्दी उठकर बना लीजिए, यह आपके ऊपर है।
ये बनाइए और उसे चिपका दीजिए, ठीक है, उसे चिपकाकर स्कूल चले जाओ। अब घर वापस आओ, आप घर आते ही आपको क्या करना है, जहां कहीं से भी आ रहे हैं बस खड़े होकर उसको एक बार देखकर पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है। आपने कभी नोटिस करा होगा जब हम लोग किसी यात्रा पर जाते हैं और दीवारों पर कुछ नाम लिखे रहते हैं, यूपी में स्पेशली होता है, मैं बच्चों को कई बार इसी चीज से याद कराती हूँ कि ये अब अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई टोना टोटका हो गया है, तो इन बाबा से मिलिए, इन बाबा से मिलने के लिए ये संपर्क नंबर है। भैया थोड़ी दूर पर 1 किलोमीटर नहीं गए तब से एक दीवार पर फिर इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है, फिर थोड़े से आगे गए तो फिर एक, और कई बार हम जब वापस आ रहे होते थे ना घर तक, तो उन बाबा का नाम तो याद ही हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? यकीन सच्ची बताओ, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हो जाता है ना। और कभी आप देखना, पहले के टाइम में जो कैलेंडर्स होते थे घर में लगाए जाते थे, उसपे सुविचार लिखे होते थे, वो सुविचार याद हो जाते थे हमें। होते थे कि नहीं होते थे? तो आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा बेटा, मैं जैसा कह रही हूँ सिर्फ वो करना है आपको। वो नोटपैड जहां से भी घूमते फिरते आ रहे हो बस एक बार देख लो, पढ़ लो, ठीक है। आधे 1 घंटे बाद फिर कहीं से आए या 2 घंटे बाद आए, फिर से एक बार पढ़ लिया। पूरे दिन में कम से कम आपकी नजर उस पर 10 से 12 बार चली ही जाएगी, जाएगी और डेफिनेटली जाएगी। और आपके अलावा आपके पिताजी की भी चली जाएगी, जो बड़े भाई बहन होंगे उनकी भी चली जाएगी, और उनको भी रचनाएं याद हो जाएंगी। सच्ची बोल रही हूँ, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। और फिर अगले दिन आप फिर उठिए, अगली स्लाइड फिर से बनाइए, ऐसे देखो इतनी सी है बस। अब देखो ये कितनी छोटी है, आप तो 2 स्लाइड बना सकते हो, 2 स्लाइड बनाई लगा दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके उस चार्ट पेपर पर पूरे चैप्टर के नोट्स बन चुके होंगे। आपको एक दिन बैठकर नोट्स भी नहीं बनाने पड़े, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको नोट्स बनाने में रोज का, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर में पूरा चैप्टर टिप्स पर याद हो जाएगा। और मतलब अभी पूरे साल लास्ट में जाकर आपका पेपर होगा, तब तक तो आप अच्छे से याद कर चुके होंगे। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है याद करने की। और ये मैं आपको अच्छा टिप बता रही हूँ बेटा, जो करते हैं ना, जो आप कभी देखना टॉपर्स के दीवारें ऐसे ही दिख रही होती है, वो याद कर लेते हैं। अब जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे दीवार नहीं खराब करनी, तो मुझे कॉपी में ही याद करना है, कॉपी खुलती नहीं है, जो चीज सामने पड़ती है वो याद हो जाती है, कॉपी आप खोलोगे तब याद करोगे। तो कॉपी खोलकर हर कोई 10 बार बैठेगा नहीं, इसलिए वो सबसे अच्छा तरीका है। और जब आपका हो जाए उसको निकालो, उसको फोल्ड करो और पैक करके रख दो, 10th क्लास आए फिर लगा लेना, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, अब ये प्रमुख रचनाएं हैं। अंधेर नगरी, भारत दूरदशा, नील देवी। बाल कृष्ण भट्ट की है प्रेमगन, हिंदी प्रतीप के संपादक। प्रताप नारायण मिश्र। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों के नाम बताइए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद और घनश्याम दास शर्मा, ठीक है, सॉरी वर्मा। ब्रिजवाला व्यंग लेखक के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी की अगर हम बात करें तो धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर लेखन करते थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो इतिहास और समाज पर लेखन करा है। और घनश्याम दास वर्मा की बात करें तो कविताएं और सामाजिक विषयों पर लेखन किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, चलो बताओ। बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, और इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इनको बताया था ना, हाँ बिल्कुल। चलो बताओ। ऑप्शन ए, हाँ जी, बहुत सही उत्तर बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 90% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्या बात है। देखो अभी के अभी तुमको याद हो गया तो आगे तो आसानी से कर ही लोगे। अब इस युग के निबंधकारों के नाम, ठीक है, अगर आपसे पूछे भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम बताइए, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं और उनका निबंध है धोखा, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का है राजा और प्रजा, ठीक है, रामकृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अब कृष्ण बाल लीलाएं करते थे, है ना, और वो एक तरह से क्या थे, राजा थे, और उनकी प्रजा कौन थी,
इस तरह से भी आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। बाल कृष्ण भट्ट राजा और प्रजा, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, उनकी क्या है, धोखा है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपरोक्त सभी। सही से इसका उत्तर देना, गलती मत करना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बेटा? तो प्रताप नारायण मिश्र थे, धोखा। बाल कृष्ण भट्ट अभी पढ़ा हमने, राजा और प्रजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचनाएं हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 47% बच्चे ही सही उत्तर दे पाए हैं, कुछ बच्चे अभी इसी में फंस गए। बेटा अभी हमने पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी नाटक और निबंध और सब रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग के अगर उपन्यासकारों में से, ये फेमस है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु उपन्यास है। या आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा गुरु किस विधा में लिखी गई रचना है, तो आपको पता होना चाहिए उपन्यास है ये, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, चलो बताओ। अब ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में रखकर पूछती तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। साथ के साथ कर रहे हो तो कितनी जल्दी याद हो जा रहे हैं। लेकिन बेटा ये आज याद रहेंगे, अगर कल तक में आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करा, जो मैंने आपको जो आपको तरीके बताया, अगर उसको फॉलो नहीं करा तो भूल भी जाओगे, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, साल भर उसको अपने आंखों के सामने रख लो, ठीक है। जो आंखों के सामने रहता है वो प्रिय हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, किशोरी लाल हो जाएंगे, नहीं श्री लाला निवास दास हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, आर के प्रेम सिद्धू। आगे चल बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के अगर कहानीकारों के नाम आते हैं तो अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रतन है। इसके बाद इस युग के नाटककार, देखो नाटक की बात आए और हरिश्चंद्र सबसे पहले आ जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र नील देवी, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, ठीक है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की पत्रिकाओं से क्वेश्चन, ठीक है, मैगजीन्स। जैसे कवि वचन सुधा, बहुत 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 बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। कवि वचन सुधा किसके द्वारा संपादित है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका है और इसको किसने संपादित किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने करा था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने करा था। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन, जो प्रकाशन किया था वो बद्री नारायण चौधरी एंड ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने करा था, ठीक है बेटा जी। चलिए, इसके बाद हिंदी में गद्य आधारित कई रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे राम प्रसाद निरंजन कृत योग वशिष्ठ, दौलत राम कृत जैन पदम पुराण का भाव अनुवाद, मुंशी सदा सुखलाल कृत सुख सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कई बार ये 9th 10th दोनों में पूछ लिया जाता है कि सुख सागर के रचयिता कौन है, तो याद रखना मुंशी सदा सुखलाल द्वारा लिखा है। इंशा अल्लाह खां की मोस्ट फेमस रचना रानी केतकी की कहानी, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। लल्लू लाल का प्रेम सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने यहाँ पर रख कर दी हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, चलो जल्दी से बताओ। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? बेटा बहुत स्लो आ रही, कि स्लो मोशन में ही पढ़ा रही हूं, ठीक है। इससे स्लो कितना नहीं, अब मतलब धीरे धीरे चलो। रानी केतकी की कहानी, इससे कितना नीचे जाएंगे बेटा, इसमें से याद करने वाली चीजें तो थोड़ा एक दो बार बोलकर आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना, अभी कितना स्लो जाऊंगी, ठीक है। चलो,
रानी केत की कहानी की रचयिता कौन है? चलो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? किशोरी लाल गोस्वामी, इंशा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी, इंशा अल्लाह खां, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 60% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अर्शी, सुमन, हन, खुशी, आयुष। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदन मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी या लल्लू लाल? बताओ, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? अभी जस्ट पढ़ा है तो इसका उत्तर आराम से दे लोगे। आंसर करिए बेटा। ऑप्शन बी, ना 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 ना, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है? 44% बच्चे और बी सूरदास। अरे सूरदास मैं क्या बोलूं, सूरदास की रचना कैसे हो गई? सूरदास भक्ति काल के रचयिता हैं, गद्य में लेकर आ गए तुम उनको। हाँ, सदा सुखलाल और सूरदास में कंपैरिजन नहीं पता। और वैसे भी लल्लू लाल की है। गजब करते हो तुम लोग। हाँ, ऑप्शन डी राइट होगा। रिंकी, आयुष, हंट, मीरा, अनूप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा द्विवेदी युग। यहां पर हमारा भारतेंदु युग खत्म हो गया। इतना पढ़ लो, पहले इतना पढ़ लो, काफी है तुम्हारे लिए। फिर आ जाता है हमारा द्विवेदी युग, ठीक है? अब द्विवेदी युग की बात करी जाए तो सबसे पहले इसका नामकरण पूछा जाएगा कि इनका नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है, ठीक है? तो द्विवेदी युग का नामकरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है बेटा जी? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ठीक है? आगे बढ़े। इसके बाद वो क्या थे? वो हिंदी साहित्य के एक प्रभावशाली लेखक थे, संपादक थे और विचारक थे, यानी अपने विचार प्रकट करते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सरस्वती पत्रिका से क्वेश्चन आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? संपादक कौन है? तो आपको याद रखना है, उन्होंने सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक के संपादन के रूप में हिंदी गद्य और पद्य में एक नया स्वरूप दिया था, ठीक है? तो उन्होंने गद्य में भी किया था और पद्य का भी उसमें करा था। तो कौन थे भाई? वो थे हमारे द्विवेदी जी। इसके बाद उन्होंने भाषा को शुद्ध, परिष्कृत, मतलब बोलते ना बहुत ज्यादा अच्छी, क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब एकदम कठिन वाली, एकदम जो बोलते ना, जो व्याकरण के अनुसार हो, एकदम उसके नियम बदले बदले ना, ऐसी हिंदी का प्रयोग करते थे ये। और व्यवस्थित बनाया था, मतलब शुद्ध बना दिया था। जैसे आप जब वो हिंदी पढ़ने बैठे तो आप वो भाषा समझ ही ना पाए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, अखबार पढ़ने बैठते हो, अखबार समझ में आता है, ठीक है? अखबार के सेक्शन में जो सूचना प्रसारित होती है, सरकारी सूचना प्रसारित होती है ना, कभी जरा वो खोलकर पढ़ना, तुमको एक लाइन नहीं पढ़कर समझ में आएगी। कहोगे मैडम अरे इसके अंदर तो ऐसी ऐसी शब्दावली लिखी है, मैडम हम तो कभी सुन में नहीं किए हैं, है ना? तो खतरनाक वाली हिंदी लगती है वो हमको। वो खतरनाक वाली हिंदी नहीं होती है, वो व्याकरणिक हिंदी होती है, परिमार्जित हिंदी होती है, जो सही होती है, मतलब जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड वाली हिंदी होती है, मानक हिंदी होती है वो। तो इसकी शुरुआत करी थी द्विवेदी जी ने। अभी जो हम हिंदी बोल रहे होते हैं वो हिंदी नहीं होती, वो हिंग्लिश है, ठीक है? अभी वो हिंग्लिश भी नहीं रह गई, उसके अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं। अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, जापानी भी है, चीनी शब्द भी है, ठीक है? चीनी, चीनी वाली नहीं, चाइना वाली, चू चाची वाली, ठीक है? तो उसकी भी भाषा के शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये मिश्रण वाली हिंदी होती है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो वो शुद्ध परिमार्जित हिंदी होती है, जिस तरह से ये लिखी हुई है, ठीक है? चलो, उनकी प्रेरणा से कई लेखकों को, उन्होंने फिर से लोगों को, मतलब बहुत सारे लेखकों को प्रेरित करा। जैसे भारतेंदु जी ने करा था, वैसे द्विवेदी जी ने करा था, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? चलो जल्दी से बताओ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। हम्म। कृष्णा बच्चा, बायो की क्लास नहीं थी, हिंदी की ही कक्षा है। बायो की क्लास आपकी थर्सडे में हो जाएगी, ठीक है। अभी आपकी मंडे को रोज हिंदी की कक्षा हुआ करेगी। चल, हो गया समाप्त। तो कौन हो गए? सही उत्तर दे रहे हो तुम लोग? हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर 70% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रेम वर्मा, रिंकी सिद्धू आगे बढ़ते हैं आगे। चलो, अब इस युग की विशेषताओं की बात करें कि इस युग में क्या क्या विशेषताएं थी। अगर आपसे टिप्स पर पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल की, है ना, अगर भारतेंदु युग की विशेषताएं बताइए तो राष्ट्रभक्ति था उसके अंदर, है ना, समाज सुधारक था, खड़ी बोली का विकास था, परिमार्जित नहीं, एक ये भी कह सकते हैं उसके अंदर समाज सुधारक था, संपादन, पत्र पत्रिकाओं का संपादन उस भाग में सबसे ज्यादा हुआ था, समाज का सुधार उस युग में हुआ था। इसके अलावा शिक्षा पर जोर दिया गया था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बता सकते हो। अब द्विवेदी युग के अंदर क्या क्या हुआ था? तो भाषा में सुधार हुआ था। यानी अभी द्विवेदी जी को लग रहा था भैया जिस तरह की लैंग्वेज प्रयोग करी जा रही है वो अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, थोड़ी सी स्टैंडर्ड वाली हिंदी लेकर आनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने भाषा के अंदर सुधार लेकर आए थे, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित और व्यवस्थित करा था, परिष्कृत करा था, यानी कि परिष्कृत करना मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसको बहुत ज्यादा सुधार करा, और सुधार कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये सुधार तो यहां नहीं लिखूंगी, मैं यही लिखूंगी कि उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाया, ठीक है, प्रभावशाली बनाया और क्लिष्ट बनाया, मतलब सुधार, सुधार ही लिख दे रही हूँ, तुम ज्यादा समझ पाओगे। क्लिष्ट लिख दूंगी तो और कहोगे मैडम क्लिष्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक सुधार करे उन्होंने, खड़ी बोली को परिष्कृत, यानी खड़ी बोली को ज्यादा अच्छे शब्दों का चुनाव करा था, ठीक है। शब्दों का चुनाव मैं यहाँ स्लैश में लिख दे रही हूँ, शब्दों को व्याकरण के अनुसार सुधार, ठीक है। चलिए, समाज में इस समय में भी समाज में सुधार किया गया, दहेज, जात पात में, बाल विवाह में, वही सेम चीज इसमें भी हुआ। देशभक्ति इसमें भी आई, नैतिकता भी आ गई थी, यानी कि हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, नैतिक कर्तव्य आदर्शों पर बात करी गई, ठीक है। निबंध और गद्य का विकास किया गया, ये भी उस काल में था। शिक्षा पर बल दिया गया, साहित्य का उद्देश्य, ठीक है। साहित्य को का जो उद्देश्य पहले क्या होता था, मनोरंजन प्राप्त करना था, अब वो ना रहकर क्या हो गया था, लोगों को मार्गदर्शन करने वाला, यानी सही राह दिखाने वाली रचनाएं लिखी जाने लगी। पहले साहित्य जो लिखी जाती थी वो मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। जैसे हम छोटे होते थे तो चंपू मैगजीन आती थी या चंपक आती थी, हम बड़े मजे से पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब जब बड़े हुए तो हम लोग योजना पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक होता है ना कि हमारे समय के अनुसार बदलाव होता है। तो पहले हम लोग चंपक पढ़ते थे बड़े मजे के लिए, मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ सीख मिलती थी। इसी तरीके से जो आने वाले मतलब उस समय की बात करी जाए द्विवेदी युग की, तो उन्होंने सोचा कि पहले की जो रचनाएं होती थी वो लोगों को मनोरंजन करती है, सही दिशा नहीं दिखा रही हैं, इसलिए उन्होंने सही दिशा लोगों को दिखाने वाली रचनाओं पर बल दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस युग के रचनाकार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, कवि वचन सुधा, ठीक है, ये उनकी अगर हम बात करें तो वो है पत्रकारिताओं में से है। साहित्य समीक्षा, नारी क्या है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जयदत्तवत और साकेत। आचार्य राम, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचक निबंधकार, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखक, पंडित राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी इस काल के लेखक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? चलो बताओ।
शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की, भारतेंदु युग की या स्वतंत्रता युग की? एक सेकेंड। ये क्वेश्चन रहने देना बेटा, एक सेकेंड, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसको मैं चेक बदल देती हूँ, रुको। ठीक है, हालांकि आप लोग उत्तर नहीं दे पाए होंगे, मैं इसको द्विवेदी युग में रख रही हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर आ जाता है द्विवेदी युग के निबंधकार। तो माधव प्रसाद मिश्र, निबंधमाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कछुआ धर्म। ठीक है बेटा। इसके बाद द्विवेदी युग के उपन्यासकारों की बात करी जाए तो देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, किशोरी लाल गोस्वामी की तारा है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रकांता किसका उपन्यास है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये रहा। ठीक है, तो चंद्रकांता के लेखक कौन है, कमेंट्स में ही बता दो, इसका क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत इजी है। तो देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के कहानीकारों के नाम बताओ अगर आपसे पूछा जाए तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। ठीक है, इसके बाद विशंभरा नाथ शर्मा कौशिक, रक्षाबंधन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए द्विवेदी युग के नाटककार बताओ तो लक्ष्मी प्रसाद की उर्वशी है और शिवनंदन सहाय की सुदामा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आ जाओ पत्रिकारी द्विवेदी युग की कुछ पत्रिकाएं कौन सी हैं। तो सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इंदु किसकी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, अंबिका प्रसाद गुप्त की है। मर्यादा किसकी है, तो कृष्णकांत मालवीय है, ये इनके संपादक हैं। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित है। माधुरी किसकी है, तो नवल किशोर प्रेस की है। सुधा के कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत बार पूछा जाता है सुधा के, नागरी प्रचारणी पत्रिका पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद जागरण के कौन है, तो शिव पूजन सहाय हैं। हंस का आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मुंशी प्रेमचंद है। प्रभा कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, विशाल रामानंद चटर्जी है। चलिए, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन सी थी, नागरी प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। इसके बाद हिंदी गद्य की विधाओं और उनकी प्रथम रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हिंदी गद्य की पहली उपन्यास कौन सा है, या पहला आपसे पूछ लिया जाएगा कहानी कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या उत्तर करेंगे। चलिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक अगर आपसे पूछा जाए तो नहशु है, और नहशु के लेखक गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, जिसके रचयिता श्री लाला निवास दास है। इसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी पूछी जाए तो इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला यात्रा वृतांत कौन सा है, तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मैं इसको फिर से याद करा रही हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, यानी खड़ी बोली में सबसे पहली रचना कौन सी लिखी गई थी, तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, कवि गंग ने लिखी है। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहशु है, जिसे किसने लिखी है, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास की है। प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसकी रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी है। और यात्रा वृतांत सरजू पार की यात्रा है, जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, इसे जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैंने बताया नोट कैसे करना है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा नोट करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हिंदी का प्रथम कहानी कौन सी है, चलो जल्दी से बताओ, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से।
हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? अब देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हिंदी की प्रथम कहानी, ठीक है, तो कौन सी है? इंदुमती है, ठीक है। ये बढ़ क्यों नहीं रहा? ओके, तो इंदुमती हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसमें से 96% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोग हरि की, वृंदावन लाल वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या इनमें से कोई नहीं की? ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी हो जाएगी बताओ? किसी को पता है? एनीवन गेस? बी 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 कुछ बोल रहे, ए कुछ जा रहे हैं डी में। पोल दिया ही नहीं है बेटा इसमें मैंने, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा। आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी किसकी रचना है? जल्दी से बताओ। अपनी कहानी किसकी रचना है? बेटा नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो ऐप पर ही हुआ करेगी। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे याद, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन की रचनाएं जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से याद कर लेना, क्योंकि ये रचनाएं बेसिकली हमको दी जाएंगी और याद करनी ही पड़ेंगी सीधे सीधे, ठीक है। चलो बताओ क्या हो जाएगा? अशोक की जीवनी किसकी रचना है? बहुत सारे बच्चे इसका डॉक्टर संपूर्णानंद बोल रहे हैं, कोई वियोग हरि बोल रहा है, कोई हजारी प्रसाद, कौन हो जाएंगे बताओ? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट ताज के लेखक है? डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाशन चंद्रगुप्त, या उपरोक्त सभी? अब यहां से कुछ क्वेश्चन मैं बेटा आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जिसको अच्छा एक क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देती हूँ। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कलम का सिपाही एक जीवनी है, ठीक है, और ये किसके ऊपर लिखी गई थी? प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई थी, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। हिंदी प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? जस्ट अभी हमने ये पढ़ा था, तो ये परीक्षा गुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, ठीक है। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? यहां से आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है फिलहाल ये देखते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मैम भारतेंदु हरिश्चंद्र दो ही हमारे सामने आएंगे, एक आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और द्विवेदी युग, ठीक है। तो इन दो रचनाओं को हमें क्या करना है? अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छे से इनकी रचनाएं करनी होंगी, एंड इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको इन चैप्टर्स के बाद प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि इसके ऊपर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाए, ठीक है बेटा।
चलिए, तो आज की क्लास यही तक थी। यहाँ के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने और भी दिए हैं गृह कार्य में, मतलब जो दिए हैं वही क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब लोग मुझे जल्दी से बताओ कि चैप्टर सभी को क्लियर हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रचना थी आपकी भाई काल विभाजन से क्वेश्चन, फिर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ, फिर उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उस युग के रचयिता कौन कौन से हैं, यही मेन टॉपिक हमारे सिलेबस में, और हमको इसी को पढ़कर जाना है। क्लियर है। एक बार जल्दी से बताएंगे कि अगर क्लास सबको समझ में आ गई है तो थम्स अप कर देंगे, और फिर इस क्लास को एंड कर लेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा हो गया है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अगली क्लास जो होगी वो हमारी ऐप पर होगी प्रॉपर, ठीक है, और इस क्लास की जो नोट्स है वो आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, हाँ, लीडर बोर्ड, ओके जी। तो आज का लीडर बोर्ड देखते हैं हम। यहाँ पर अनूप, मिस्टर प्रियांशु, रिंकी, सुमन, तनीषा, खुशी, शिवा, आयुष, अभिषेक, फ्रैक्ट्रॉनिक, सूरज, क्रिस्टल, नो कंपटीशन, रितेश, बहुत सारे बच्चे ऐसे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, अच्छे से इसी तरह से करते रहो, ठीक है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।